वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। तो हमने पहले जो दो लेक्चर थे उनमें डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन को और दूसरे लेक्चर में सेल वॉल को डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ़ौरन सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। शुक्रिया। तो अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि ये एक नेटवर्क है, चैनल है नेटवर्क का, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। ये आप लोग इसकी डायग्राम देख सकते हैं कि इसमें ये साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क फैला हुआ है। वो नेटवर्क इस चीज़ के वो छोटे छोटे चैनल्स हैं, नालियाँ हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फैली हुई हैं, मतलब डिफरेंट रीजन में वो मौजूद हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे कि ए नेटवर्क ऑफ चैनल इज सीन एक्सटेंडेड थ्रू द साइटोप्लाज्म। एक नेटवर्क है चैनल्स का जो साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ है, और इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इसका जो स्ट्रक्चर है वो नज़र नहीं आता। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देख सकते हैं, ये हमारे पास एक सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें ये न्यूक्लियस मौजूद है, ये क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा है, ये न्यूक्लियोलस है, और ये इसकी फर्दर आगे हम टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो स्ट्रक्चर ब्लू है ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एक आप लोग देख सकते हैं कि एक चैनल है, छोटी छोटी नालियाँ हैं, उनका एक ग्रुप है, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ है। नेटवर्क ग्रुप को भी कह सकते हैं। तो इस तरह ये एक नेटवर्क फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर किस रीजन में पाया जाता है। तो ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर है वहाँ पे उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आप लोग देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके साथ ये मौजूद होता है। और ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है बाहर, और ये उसके साथ साथ मौजूद होता है। तो अपेयर टू बी इन कॉन्टैक्ट विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे ईआर भी कहते हैं, ये मौजूद होता है। समटाइम्स कॉन्टिन्यूस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बाज़ दफ़ा ये ऐसे फैलता हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो बाहर वाली लेयर है, सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास, वहाँ तक भी आ जाता है। तो अक्सर औकात ये शुरू तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये फैलता हुआ कहाँ तक आ जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहाँ तक आ जाता है। तो इसकी लोकेशन क्या है, अपेयर टू बी इन कॉन्टैक्ट विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसके साथ साथ मौजूद होगा, एंड समटाइम्स कॉन्टिन्यूस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रीजन है, बाउंड्री है, उसके साथ ये मौजूद होता है, वहाँ तक बाज़ दफ़ा ये आ जाता है। तो अब बात करते हैं कि सिस्टर्नी क्या है। मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज सिस्टर्नी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमारे पास है, इसकी ये जो मेम्ब्रेन्स आप लोग देख सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन, ये डायग्राम में ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये क्या है, हमारे पास सिस्टर्नी है। यहाँ पे ये दिखाया भी गया, ये वहाँ पे उन्होंने ये इसको बाकायदा एक शो किया हुआ है कि ये जो मेम्ब्रेन्स है ये हमारे पास क्या है। इस तरह ये हमारे पास न्यूक्लियर पोर है, ये हमारे पास न्यूक्लियर इनविलाप है। इस तरह ये हमारे पास क्या है, सिस्टर्नी है। कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स होंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो मेम्ब्रेन्स है, ये मेम्ब्रेन्स इस तरह की, ये ऊपर ये जो वाइट कलर में आप लोग देख सकते हैं ये मेम्ब्रेन्स। तो ये क्या हमारे पास, सिस्टर्नी, ये देख सकते हैं ये क्या है, सिस्टर्नी, मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अपेयरेंस ऑफ सिस्टर्नी। अब ये जो सिस्टर्नी ये किस तरह नज़र आती हैं, टिब्यूल्स आर स्फेरिकल। कुछ सिस्टर्नी ऐसी होती हैं जो टिब्यूल्स की फॉर्म में होती है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये अब क्या है, टिब्यूल्स की फॉर्म में एक ट्यूब बनी हुई है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो स्फेरिकल होती है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो सिस्टर्नी जो है इसकी जो शेप है ये वेरी करती रहती है, वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। तो इसकी डिफरेंट सेल में जो इसकी शेप है वो वेरी करती रहती है, एक जैसी नहीं है। कुछ में ये टिब्यूल्स फॉर्म में होगी, कुछ में ये स्फेरिकल फॉर्म में होती है। इस तरह मसल सेल में उसमें इसकी एक प्रॉपर अरेंज जो शेप है वो एक प्रॉपर अरेंज है।
सिस्टर्नी के फंक्शन की बात करें तो सेपरेट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मटेरियल है तो उसको साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से सेपरेट करना। तो ये जो इसमें ये इसकी जो सिस्टर्नी ये मेम्ब्रेन होती है बाहर वाली, इस तरह घर की चार दीवारी होती है, तो इस तरह ये जो है इसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जितना भी मटेरियल है उसको सेपरेट किया हुआ है। किसके मटेरियल से? ये जो जितना भी साइटोप्लाज्म पड़ा है उसके मटेरियल से सेपरेट किया हुआ है। अब इसमें काफ़ी सारा मटेरियल साइटोप्लाज्म में होता है, तो उसको इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मटेरियल से कौन अलग करता है? ये दरमियान में बैरियर का काम करती है और इस तरह सिस्टर्नी उस मटेरियल को सेपरेट करती है। अब अगर टाइप्स की बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो दो हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस तरह एक खुरदरी जगह होती है, सरफेस होती है, आप लोग दीवार पे हाथ लगाएं इस तरह तो वहाँ पे मिट्टी के छोटे छोटे ज़रात अगर होंगे तो वो खुरदरी नज़र आएगी, रफ नज़र आएगी। तो इस तरह ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, ये हमारे पास क्या है? ये राइबोसोम्स है। जब ये मौजूद होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सिस्टर्नी पे, वहाँ पे मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं, तो ये जो इसकी सरफेस है वो रफ हो जाती है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? अगर वहाँ पे राइबोसोम्स मौजूद नहीं है तो वो जगह बिल्कुल स्मूथ होगी, तो वो क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये डायग्राम में भी देख लें कि यहाँ पे राइबोसोम्स ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मौजूद है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स को। और ये जो राइबोसोम्स है ये एक सरफेस बना रहे हैं अलग से, तो ये कौन से होंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि उसके बरक्स अगर देख लें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, इसमें कोई भी राइबोसोम इस तरह आपको ग्रेन्यूल्स नज़र नहीं आ रहे। तो ये हमारे पास क्या है? स्मूथ बिल्कुल सरफेस है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर इसकी बात करें तो इसमें जो पहला फंक्शन है वो है मैकेनिकल सपोर्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल मेंटेन द शेप। इसका क्या काम है? जिस तरह एक सरिया अगर हम उसको जब लेंटर डालते हैं उसमें सरिया बाकायदा से डालते हैं तो वो उसकी शेप भी देता है और एक उसको सपोर्ट भी दे रहा होता है लेंटर को। या किसी चीज़ में इस तरह वो जब कोई सीमेंट का काम हो तो उसमें सरिया वगैरह डाल देना, तो वो उसको क्या कर देता है? बराबर शेप भी देता है, साथ साथ उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो हमारा सेल है उसको प्रॉपर एक शेप भी देता है और साथ साथ उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है कि ये किसी कोई हार्मफुल जो ऐसा इफेक्ट हो तो वहाँ से डैमेज ना हो जाए सेल। नंबर दो पे जो इसका फंक्शन है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स RER इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम जो होते हैं ये है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के जो सिंथेसिस होती है वो राइबोसोम के अंदर होती है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच हैं तो वो क्या करेंगे? वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे। तो इस तरह जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि टाइप्स हमने डिस्कस की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो उसका क्या फंक्शन है कि उसने प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाना है। तो वो प्रोटीन क्यों सिंथेसिस होगी? क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम्स मौजूद है और राइबोसोम्स जो फैक्ट्री है किसकी सिंथेसिस की? प्रोटीन की। तो आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने तो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप वो क्या होगा कि उसने इसको फॉलोइंग जो प्रोसेस है उनमें आगे भेज देना है। तो वो क्या प्रोसेस है? सबसे पहले वो उसको स्टोर करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, स्टोर्ड इनटू साइटोप्लाज्म। फिर वो क्या करेगा कि ट्रांसपोर्ट करेगा टू गोल्जी अपरेटस, फिर गोल्जी अपरेटस की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देगा और देन वो क्या हो जाएगी? एक्सपोर्ट आउट ऑफ द सेल, फिर उसको सेल से बाहर भेज देगा। तो प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसाइज होती है? राइबोसोम्स के। राइबोसोम जो उसकी फैक्ट्री है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको प्रोटीन को सिंथेसाइज करवा देंगे। फिर जब वो सिंथेसाइज हो जाएगी तो उसको स्टोर करेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर गोल्जी अपरेटस की तरफ भेज देंगे और देन उसको सेल के बाहर एक्सपोर्ट आउट कर देंगे। तो नंबर 3 पे जो फंक्शन है वो है मेटाबॉलिज्म। तो ये कौन परफॉर्म करता है? ये SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करवाता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकुलरली लिपिड्स। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें ख़ास तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह इसमें लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होती है। लिपिड्स को डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट किया जाता है
जो कि मेटाबॉलिज्म का एक अमल है। किस में कन्वर्ट किया जाता है उसको, या तो फास्फोलिपिड में कन्वर्ट किया जाएगा, या कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट किया जाएगा, या तो फिर स्टीरोल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, या फिर स्टीराइड में कन्वर्ट किया जाएगा। इस तरह ये उसकी क्या करवाते हैं, मेटाबॉलिज्म करवाते हैं लिपिड्स की। कौन करवा रहा होता है, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं तो उनको क्या करेंगे, ये डिटॉक्सिफाई करेंगे। ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन है कि हार्मफुल जो ड्रग्स होंगी उनके असरात को ख़त्म करना, डिटॉक्सिफाई करना, जहरीलेपन को ख़त्म करना, ये किसका काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एक और फंक्शन है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट। तो ट्रांसपोर्ट मटेरियल क्या है कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि एक ट्रांसमिशन होता है, एक ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट ये है कि एक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो इसका फंक्शन है कि ये मटेरियल को, जैसे कि प्रोटीन है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा। तो इस तरह इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि मटेरियल को एक जगह से उठाता है, उसको बाकायदा दूसरी जगह पे पहुंचा देता है। जिस तरह एक बस होती है वो सवारियों को एक जगह से उठा के उनकी मंजिल तक पहुंचा देती है। तो इस तरह ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में। मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स इन न्यूरॉन एंड मसल्स और न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स के मैकेनिज्म को कौन परफॉर्म करवाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है। और इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह जाना, और ट्रांसमिशन होता है कि नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है हम उसे देख लेते हैं, वो है राइबोसोम्स। द वर्ड राइबोसोम ड्राइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, राइबो एंड सोम्स। तो ये जो वर्ड है हमारे पास राइबोसोम्स, ये दो वर्ड से निकला है, एक है राइबो, एक है जोम। तो इसका मैंने क्या है कि राइबो मीन राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन और सोम मीन बॉडी। तो हमारे पास जो राइबोसोम है ये दो अल्फाज से अखज़ किया गया है, ड्राइव्ड किया गया है, एक है राइबो और एक है सोम। तो राइबो का मतलब होता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, तो और सोम का मतलब होता है बॉडी। तो इसकी डेफिनेशन करेक्टर आप इसके देख लेते हैं कि इसके क्या क्या डिफरेंट करेक्टर्स हैं। तो उसमें ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं और टिनी ग्रेन्यूल्स, ये देख सकते हैं डायग्राम में आप लोग। इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है राइबोसोम के अंदर, और बिल्कुल ये छोटे छोटे टिनी ग्रेन्यूल्स की तरह होते हैं, छोटे छोटे ज़र्रात हैं। तो राइबोसोम क्या है, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन है, उनकी जो बॉडी है उससे हम राइबोसोम कहते हैं। और ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और ये टिनी ग्रेन्यूल्स है, बिल्कुल ये इस तरह का बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं। अब अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें कि इसे डिस्कवर किसने किया था, किसने इसका आइडिया पेश किया था, तो पैरेट एक साइंटिस्ट है जिसने 1955 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, इसको स्टडी किया था। अब अगर राइबोसोम की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें हमारे पास ये जो राइबोसोम है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन से बना है। अब राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन क्या है, इसमें राइबोसोम है और साथ क्या है, प्रोटीन है। और दोनों की जो मिकदार है ऑलमोस्ट 50-50% होती है, क्योंकि 40 से 50% RNA मौजूद होता है और प्रोटीन 50 से 60% मौजूद होती है। तो राइबोन्यूक्लियो का मतलब है कि RNA का मौजूद होना और प्रोटीन, इसमें ये दो चीज़ें हैं। और RNA हमारे पास कौन सा होगा, इसकी तो तीन टाइप से, एक है राइबोसोमल RNA, एक है ट्रांसफ़र RNA और एक है मैसेंजर RNA। तो यहाँ पे हमारे पास जो RNA होगा वो होगा राइबोसोमल RNA। और राइबोसोमल RNA, ये जो RNA हमारे पास ये प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं। अब अगर इसकी लोकेशन की बात करें कि ये जो राइबोसोम है ये कहाँ पे मौजूद होता है, फ्रीली डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म अटैच विद ऑर्गेनेली RER। तो ये जो राइबोसोम है इसका जो स्ट्रक्चर ये पड़ा है राइबोसोम का, तो ये फ्रीली डिस्पर्स होता है, ये देख सकते हैं आप लोग। बिल्कुल ये जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। इस तरह एक बहुत बड़ा घर है, वहाँ पे बच्चे घूम रहे हैं, कोई पता नहीं। इस तरह ये राइबोसोम जो होते हैं ये इसी तरह साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव करते रहते हैं, इन्हें रोकने या टोकने वाला कोई भी नहीं होता। और अटैच होते हैं विद ऑर्गेनेली RER। हमने पीछे डिस्कस किया था पीछे लेक्चर में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। तो राइबोसोम कहाँ पे पाए जाते हैं? फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं या राइबोसोमल ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके साथ अटैच होते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दो सब यूनिट पे मौजूद होता है। एक हमारे पास 60s है, एक है 40s। जो लार्जर सब यूनिट है वो होता है हमारे पास सेडिमेंट एट 60s, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो होता है सेडिमेंट एट 40s। ये सेडिमेंट हमारे पास क्या है कि आप एक ट्यूब लें, आप फर्द के एक किसी ऑर्गेनेली को अलहदा कर रहे हैं, कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, आप उसको घुमाए फिर सीधा रख दें, उसमें जो चीज़ होगी वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। जब वो नीचे बैठ जाएगी तो ये क्या हमारे पास ये सेडिमेंटेशन का प्रोसेस, सेडिमेंट हमारे पास एक ये है। तो स्ट्रक्चर में दो सब यूनिट, एक है लार्जर एक है स्मॉलर। जो लार्जर सब यूनिट है वो है 60s, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो है 40s। अब यहाँ पे हमारे पास एस क्या है? एस स्वेटबर्ग यूनिट है। स्वेटबर्ग साइंटिस्ट का नाम था, उसने इसको इस ये जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस था उसने इसको परफॉर्म किया था, तो इस वजह से उसने इसको अपने नाम से रख दिया था। स्वेटबर्ग यूनिट क्या है कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में कि सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें वो कितनी स्पीड से हो रहा होता है। अब बात किया जैसे ये लार्ज मालिक्यूल्स हैं, ये बड़े हैं तो इनका सेडिमेंटेशन का प्रोसेस जल्दी होगा, ये जल्दी से नीचे बैठ जाएंगे। और ये जो स्मॉल हैं तो इन्होंने थोड़ी सा टाइम लगाना है, तो इस वजह से इन्हें हम कहते हैं 60s और 40s। इनके सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के लिहाज से एक यूनिट था जो कि सेडिमेंटेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता था, इस वजह से उसे हम कहते हैं स्वेटबर्ग यूनिट। ये इसका स्ट्रक्चर है राइबोसोम का। ये देख सकते हैं लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। ये राइबोसोम है, इसका ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट, ये दोनों मिलकर एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब अगर ये जो यूकेरियोट्स में हमने बात की कि राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट है वो 60s होता है और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 40s होता है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की तो वहाँ पे जो लार्जर सब यूनिट है वो 50s होता है और स्मॉलर सब यूनिट 30s होता है। इस वजह से कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम है वो स्मॉल इन साइज होता है दैन यूकेरियोट्स। अब अटैचमेंट की बात करते हैं कि ये जो हमारे पास दो यूनिट हैं ये आपस में मिलते हैं और एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये जब ये दोनों यूनिट आपस में मिलते हैं तो ये एटीएस बनाते हैं। एटीएस क्यों बनाते हैं? क्योंकि इन दोनों यूनिट के मिलने से इनका कुछ जो स्ट्रक्चर है वो ओवरलैप हो जाता है। फ़र्ज़ के आप फ़र्ज़ के एक हाथ है वो 2 सेंटीमीटर, दूसरा भी 2 सेंटीमीटर फ़र्ज कर लेते हैं, आप मिलाएं तो वो बनते 4 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप लोग एक दूसरे के अंदर डाल दें तो वो फ़र्क है 1.5 सेंटीमीटर बन जाएगा या 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो इस वजह से ये दोनों सब यूनिट जो है ये आपस में मर्ज कर जाते हैं, ओवरलैप हो जाती है। इस वजह से इनका जो एंड रिज़ल्ट आता है वो एटीएस होता है। हालांकि बनना तो 100s चाहिए था, लेकिन वो क्यों 100s नहीं बनता? क्योंकि वो ओवरलैप कर जाते हैं। अब कोई तो चीज़ है जो इन्हें अटैच करवाती है, तो वो क्या है? मैग्नीशियम आयन। इनकी जो अटैचमेंट है वो किस वजह से होती है? मैग्नीशियम आयन, वही इनका जो कंट्रोलिंग है वो परफॉर्म करता है। ये राइबोसोम में इस तरह ये इनके साथ अटैच होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो 5 एंड प्राइम से स्टार्ट होता है और 3 एंड मैसेंजर आरएनए तक जाता है। ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए, ये हमारे पास राइबोसोमल ट्रांसफर आरएनए सॉरी होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होंगे वो यहाँ पे अटैच होते जाएंगे और इस तरह ये डिफरेंट राइबोसोम अटैच होते जाएंगे और ये एक स्ट्रक्चर बना देंगे। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीसोम। ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच विद मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के साथ ये मैसेंजर आरएनए सारा, इसके साथ राइबोसोम का ये जो लार्जर सब यूनिट है ये स्मॉलर सब यूनिट है, इस तरह राइबोसोम के ग्रुप अटैच हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसोम। मैसेंजर आरएनए अटैच विद स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। मैसेंजर आरएनए जो है ये स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम के साथ अटैच होता है। इस तरह ये जो जब रिजल्ट परफॉर्म हो जाता है तो वो इस तरह सेपरेट हो जाते हैं दोनों। जो लार्जर सब यूनिट 50s होता है और स्मॉलर सब यूनिट 30s। और फिर जो पॉलीपेप्टाइड की चेन बन रही होती है वो भी अलहदा हो जाती है। तो पॉलीसोम क्या है कि ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स का ग्रुप, ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, और ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इनका जब अटैच हो जाना मैसेंजर आरएनए के साथ तो वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम कहते हैं पॉलीसोम।
तो राइबोसोम की सिंथेसिस कहाँ पे होती है कि बाय न्यूक्लियोलस राइबोसोम ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियर पोर। हमने डिस्कस किया था कि राइबोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज नोन एज राइबोसोम। तो राइबोसोम्स को भी तो कोई चीज़ सिंथेसाइज करवाएगी ना, तो वो क्या है, वो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है न्यूक्लियोलस, वो क्या करता है, वो राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करता है, फिर उसको फर्दर साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है थ्रू न्यूक्लियर पोर के अंदर। उसके एक न्यूक्लियर पोर होते हैं, वहाँ पे एक सुराख होता है, उसके थ्रू वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करवा देता है। इसका फंक्शन क्या है कि राइबोसोम ने प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है, फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे डेफिनेशन दोनों देख लें कि फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस इज नोन एज न्यूक्लियोलस और फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज नोन एज राइबोसोम। थैंक्स टू ऑल, अल्लाह हाफिज़।